नमस्ते। मैं प्रसाद जोशी और आज हम बात करेंगे ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर और वो किस तरह से लगाए हैं, वो क्या टाइप के टैरिफ है उसके बारे में। तो सच कहेंगे तो ये जो टैरिफ है ये कोई आम टैरिफ नहीं है, ये राजनीतिक टैरिफ है। और राजनीतिक क्यों, ये आर्थिक क्यों नहीं, ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। पहली बात तो हम जानते हैं कि उन्होंने टैरिफ किसके ऊपर लगाए। उन्होंने टैरिफ मुख्यतः लगाए कि भारत से जो माल अमेरिका में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और जिसमें खासकर है जेम्स एंड ज्वेलरीज, जिसमें है टेक्सटाइल, और उसमें है कुछ हद तक ऑटोमोबाइल और अन्य सामान। बट ये दो मुख्य है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है और साथ में है टेक्सटाइल। अब तो उसमें और एक बात है, उन्होंने निशाने पे लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और सीधा सीधा कहा है कि भारत जो चीप क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है तो उसका फ़ायदा कुछ ही लोगों को हो रहा है, सबको नहीं हो रहा है। भारत के कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को उसका फ़ायदा हो रहा है, तो क्लियरली उन्होंने नाम लिया है रिलायंस का। और एक है अदानी जी, तो उनके खिलाफ जो केस है जो यूएस कोर्ट में चल रही है कि चूँकि अदानी उद्योग समूह में कुछ इन्वेस्टर है अमेरिका के, तो अमेरिकन इन्वेस्टर जो है उनको पूरा हक है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी करती क्या है वो जानने का। तो उनके मुताबिक अदानी जी की कोई कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में आंध्र प्रदेश के कुछ सरकारी ऑफिसर को कुछ रिश्वत दी है और अमेरिकन कानून कहता है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये नहीं चलेगा। जबकि अमेरिका में खुद इतनी सारी रिश्वतखोरी चलती है, उसके वो लोग लॉबिंग कहते हैं, पता नहीं क्यों अदानी जी के उद्योग समूह ने दी नहीं दी पता नहीं, बट दी तो भारत में दी, इनको क्या करना है। लेकिन वो केस उन्होंने खोल दिया है फिर से। तो 3 लोग हो गए। जेम्स एंड ज्वेलरी का मुख्यतः कारोबार होता है सूरत में, क्योंकि गुजरात बेस्ड इंडस्ट्री है। कुछ हद तक मुंबई में भी गुजराती लोग ही उसको चलाते हैं। दूसरी है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में गुजराती लोग, अरविंद मिल्स है और द वेल्सपन है, ये महाराष्ट्र में कुछ और, लेकिन अधिकतर गुजरात में खड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें एक ख़ास बात है, इस इंडस्ट्री में तिरुपुर तमिलनाडु की भी इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री। अब उसमें काम करते हैं अधिकतर बिहारी मजदूर। तो ट्रंप ने जो जाल बिछाया है वो ऐसा है कि उन्होंने मोदी जी को सीधे सीधे गुजरात में दबाने की कोशिश की है कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, अदानी है, अंबानी है, गुजरात में वो प्रेशर दे रहे हैं ताकि ताकि वो गुजरात में उनका बेस उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रेशर टैक्टिक्स है। और दूसरी प्रेशर टैक्टिक्स है कि तिरुपुर जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में उसमें उसका एक्सपोर्ट पे 50% टैरिफ लगा के, तो क्या होगा, तो तमिलनाडु डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ के लोग बोलेंगे हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, मोदी के कारण नहीं चल रही है, मोदी वो अंबानी को बचाने के लिए हमारी बलि दे रहा है, ये बात हो जाएगी। तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, जिसका सीधा इफेक्ट तमिलनाडु की इकोनॉमी पे पड़ रहा है और पड़ेगा। ऑलरेडी वहाँ के ऑर्डर रुक गए हैं। तो दूसरी जो इसमें दूसरी साइड है, इसमें मज़दूर जो है वो मुख्यतः बिहारी है। तिरुपुर में मुख्यतः बिहारी मजदूर है। पीछे वो मामला भी हुआ था कि हमें हिंदी नहीं मालूम, ऐसा तमिल लोगों ने कहा था और बिहारी लोगों को बोला था आप छोड़ के चले जाओ। वैसा कुछ हुआ नहीं, बट होने ही वाला था। तो बिहारी लोग इससे उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी और जो जिसे बोलते हैं एश्योर्ड इनकम, वो चली जाएगी। तो अभी ये बिहार को भी समस्या खड़ी कर रहा है, तमिलनाडु को भी समस्या खड़ी कर रहा है, और साथ में ये समस्या खड़ी कर रहा है गुजरात को। अब इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में जिसके ऑटोमोबाइल सेक्टर के बड़े प्लांट है और कुछ चेन्नई बेस्ड है। तो अगेन चेन्नई और महाराष्ट्र यहाँ पर भी एक तकलीफ क्रिएट करने जा रही है। और ट्रंप ने हाथ में क्या रखा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी हाथ में रखी है, अभी उसके ऊपर उसने टैरिफ नहीं लगाए। ये बात कहना बहुत गलत है कि हम फार्मास्यूटिकल में बहुत एक्सक्लूसिव है और जो हम बनाते और कोई नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बड़े प्लांट बांग्लादेश में भी है, हमसे बड़े प्लांट चाइना में भी है, और अमेरिका यूरोप में तो बनता ही है। तो अमेरिका बड़ी आसानी से, और आजकल गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया है, आपको शायद पता नहीं होगा, भारत के सारे लोग वहाँ जाके ही काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय कंपनियाँ ही सिर्फ बनाती है कोई जेनरिक प्रोडक्ट और अन्य कोई नहीं बनाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अभी फार्मास्यूटिकल का पत्ता उसने अपने जेब में रखा है और वो कभी भी डाल सकता है, कभी भी डाल सकता है। तो ये वो चीज़ है।
और लास्ट का सेक्टर उसने रखा है वो आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर अगर उसने उसके ऊपर कुछ लगा दिया, वो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, बट हाँ वो ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को, या फिर अमेज़ॉन को, गूगल को, उन सबको कि भाई जो भी आप इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं हम उसके ऊपर 25% लगा के आपको उतना पैसा ऑलरेडी यहाँ एडवांस में जमा करना होगा। तो उन कंपनियों का जो एडवांटेज है आउटसोर्सिंग का वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी ऐसा हो तो वो कंपनियां कम आउटसोर्स करेगी और यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो और बढ़ जाएगी। तो ये उसके बाद तो जैसे युवाओं में एकदम 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 एक फैल जाएगा कि भाई मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया। और ट्रम्प चाहता भी यही है, ट्रम्प चाहता भी यही है कि भारत में एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की, ऐसी कानून और व्यवस्था की ऐसी सिचुएशन बने कि जिसे कहते हैं ना म्यूटिनी, जिसे कहते हैं बगावत, तो बगावत हो जाए भारत में कि नहीं ये मोदी ने हमें बर्बाद कर दिया और लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए और फिर मोदी को झुकना पड़े और वो अपने बोले कि नहीं नहीं ठीक है तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट, तुम्हारा सोयाबीन, तुम्हारा ये सब हम ले लेंगे हमारे देश में, कोई बात नहीं। तो वो झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दबाव की टैक्टिक्स है, यहाँ तक ठीक है, बट ये आर्थिक नहीं, ये राजनीतिक है और पूरी तरह से हमारे देश के ऊपर एक हमला सा हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, पर 25% तो रहेंगे ही आई थिंक, और 25% भी बहुत है हमारे सारे ये जो इंडस्ट्रीज है उनको बर्बाद करने के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरीज में चाइना बड़े पैमाने पे आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसने मशीन बनाई है कि सोने के गहने वो ऑटोमेटिक बना सकती है, हीरे वो पॉलिश कर सकता है, वो तो बड़ी मशीन की बात होती है। वैसे भी टेक्सटाइल में भी चाइना चाहे वो डिज़ाइन बना दे सकता है और चाइना ही टेक्सटाइल में नंबर 1 है। हाँ वो वियतनाम के थ्रू अपने प्रोडक्ट राउट करता है ताकि उसके ऊपर टैरिफ ना लगे। अब वियतनाम के ऊपर भी टैरिफ लग गए लेकिन हमसे कम है, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लग गए हमसे कम है। तो अगर हमने ये सब देखा तो ये जो टैरिफ का जो गेम खेला है ट्रम्प ने वो राजनीतिक गेम है और इस तरह से उसने हमारे देश में एक बगावत हो जाए इस सोच के साथ उसने किया है। बड़ी विचित्र सी बात है कि कोई देश का राष्ट्रपति कुछ आर्थिक कानूनों को या आर्थिक सुधारों को दूसरे देश के खिलाफ एक एजेंडा बोल के यूज़ करे। तो देखना है हमारी सरकार इसमें से कैसे बाहर निकलती है। कुछ तो किया धराया हमारा भी है, हमने रशियन ऑयल को ज़रा ज़्यादा ही खींच लिया। जैसे मैं कल के एपिसोड में बताया था कि रशियन ऑयल का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो केवल रिलायंस एक कंपनी को, एक आदमी को उसका फ़ायदा हो रहा है, बाकी देश को नहीं हो रहा है। अगर हमने दूसरे देशों से क्रूड ऑयल लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कैसे चाइना और हमारा फ़र्क है हम दोनों में, कल के एपिसोड में मैंने वो बात की थी। तो आज के एपिसोड का ये सारांश है कि ट्रम्प साहब ने जो किया है वो मोदी जी को बिल्कुल नागवार गुजरा है और पॉलिटिक्स में तो मोदी जी नंबर 1 है, ट्रम्प नंबर 2 या नंबर 3 रहेंगे लेकिन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं है। तो ये लड़ाई हम आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि अमेरिका में 3-4 महीने में ही ट्रम्प के खिलाफ बगावत शुरू हो सकती है कि भाई ये तो क्या कर रहा है, खाने पीने की हमारी नौबत आ रही है। और कई अमेरिकन जो एक्सपोर्टर्स है, पर्टिकुलरली बादाम अखरोट के एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि कैलिफोर्निया आलमंड्स हमारे देश में बड़े पैमाने पे आते हैं। अभी हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे लेकिन हम साइलेंटली बोल सकते हैं कि मत खरीदो। तो कैलिफोर्निया आलमंड्स हम नहीं खरीदेंगे, क्या होगा अगर हमने 6-7 महीने आलमंड्स नहीं खाए तो हमने कुछ नहीं खाया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन उनके जो सीज़न वाले आलमंड्स आएंगे जो जनरली अक्टूबर नवंबर में वो हमारे यहाँ नया उनका जो फसल आती है वो आती है, उसके बाद तो वहाँ ठंड पड़ती है तो वो रबी फसल वहाँ नहीं आती। पर तो ये आलमंड्स की जो फसल है वो आएगी या फिर उनका सोयाबीन आएगा तो हम बोल देंगे सीधा कि हमें नहीं ख़रीदना है, तो वो तो उनकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी जो भी भारत में वो ले लाते हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बोइंग को ना बोलना चाहिए, बोइंग को ना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि जो पायलट बोइंग के प्लेन पे ट्रेन होता है वो दूसरा कोई भी प्लेन नहीं चला सकता। जो पायलट एयरबस के प्लेन पे ट्रेनिंग लेता है वो और कोई प्लेन नहीं चला सकता। दोनों की सिस्टम पूरी डिफरेंट रहती है, पूरी अलग रहती है और ये जान पे बन आती है पैसेंजर्स के, पायलट के खुद भी। तो कोई भी पायलट ऐसा इतना बड़ा बदलाव नहीं करता। हाँ बड़े प्लेन जो चला के आया है वो छोटे प्लेन चला लेता है क्योंकि उसमें कम बटन है या कम सिस्टम है और वो बड़े आसानी से चल जाता है। जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर एक कार चला लेगा तो उस तरफ से ये है, लेकिन एक बाइक चलाने वाला सीधा कार नहीं चला सकता। और अगर आपने चलो मतलब कार तो एक जैसी हो गई है लेकिन एरोप्लेन में तो बहुत फ़र्क रहता है।
और तो इसलिए हम बोइंग तो प्लेन हमें ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो उतने सारे पायलट हम कहाँ से नए लेके आएंगे। पायलट का खर्चा बहुत ज़्यादा है और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हम शायद बोइंग को कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। हाँ, धीरे धीरे हम फेज़ आउट कर सकते हैं कि, और बोइंग के प्लेन अच्छे तो नहीं हैं, वो तो सब जानते हैं। पर ये तो विषयांतर हो गया। तो ख़ास बात है कि मोदी ट्रंप में पॉलिटिक्स हो गया है और इसमें मोदी जी आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि देश का सपोर्ट मोदी जी को है, ट्रंप को देश का सपोर्ट नहीं है। ट्रंप की रेटिंग कम हो गई है। 50% लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप बेवकूफ़ है, ये टैरिफ वैरिफ खेल खेल के उसने इंडिया के साथ, और मतलब ये चल रहा था ठीक ठाक, उसको बिगाड़ दिया है। और अब ये भारत की वैल्यू कुछ ना कुछ तो बढ़ गई। चाइना कांटेक्ट कर रहा है हमें, रशिया कांटेक्ट कर रहा है, ब्राज़ील तो पहले से ही ट्रंप से खफा है। तो देखते हैं क्या होता है। पर ये राजनीतिक जो प्रतिबंध है, और बिल क्लिंटन ने भी लगाए थे राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे जब हमने परमाणु टेस्ट किया था, लेकिन वो बहुत सामान्य से, मैं जानता हूँ ना, 1998 में लगाए थे और वो खास नहीं थे, क्योंकि अमेरिका भारत को कुछ बेचता ही नहीं था। यूरोप से हमारे यहाँ ऐसा कुछ महंगा सामान आता भी नहीं था। कुछ मशीन्स वगैरह आती थी और वो आती गई, क्योंकि हमने बोला कि ये मशीन्स हमारे क्या बोलते हैं लाइवलीहुड के लिए, या फिर जैसे ना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम इसमें कुछ ऐसा खाना पीना के सामान बनाते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल इससे बनाते हैं, या फिर हम इससे कपड़े बनाते हैं, तो देश को पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो उस बात पे वो सैंक्शन माइल्ड थे, वो सैंक्शंस थे, वो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और सभी लोगों ने उनमें से बाईपास करके निकाला था, क्योंकि सबको मार्केट मिल गया था और थोड़े से महंगे चीज़ दामों पे हमें ख़रीदना पड़ा, लेकिन मिल तो सब गया। और उस वक्त एक आर्थिक मंदी खुद साउथ ईस्ट एशिया में चल रही थी। इंडोनेशिया बर्बाद हो गया था, मलेशिया बर्बाद हो गया था। इंडोनेशिया का रुपया जो रहता है, $1 की कीमत 17,000 रुपये तक हो गई थी। तो वो एशियन टाइगर जिसे बोलते हैं पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। चाइना बर्बाद होते होते बचा 97-98 में। तो बिल क्लिंटन ने भरे हमारे ऊपर एक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसका हमारे ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी थी, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते नहीं थे। अब की बात अलग है। अब की बार ये बेवकूफ़ आदमी ने पता नहीं क्यों ऐसे प्रतिबंध लगा दिए, ऐसे टैरिफ लगा दिए, और वो क्या सोच रहे देश को पता नहीं। हमारा देश इतना जल्दी निर्णय नहीं लेता है, हम धीरे धीरे करके लेते हैं, क्योंकि ये अलग ही है हमारा देश। इसमें 100 टाइप के लोग रहते हैं और पता नहीं किसकी क्या श्रद्धा है, किसका क्या विचार है। तो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजन, हम बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, उनको रुकना चाहिए था। क्या होता है, 1 साल रुक जाते तो खैर ठीक है। तो अब इसमें तो मोदी बनाम ट्रंप है, और ये चुनावी राजनीति है बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, इनके लिए परेशानी का सबब करने वाली, और युवाओं में एक तरह से क्रांति की भावना पैदा करने वाली एक सोची समझी साजिश है। तो देखते हैं हम अभी कैसा मुकाबला करते हैं। आई थिंक वी शुड से आवरसेल्फ ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।